नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दो बहुओं की कहानी बड़ी लकीर छोटी लकीर सुनाने जा रही हूँ। कन खजूरा मम्मी बचा लो। सुमी दौड़ती हुई आई और माजी से लिपट गई। उसकी आंखों में भय लहरा रहा था और वाणी में ऐसी कातरता जैसे कोई शेर आक्रमण के लिए उसे ढूंढ रहा हो और माजी एक बंदूकधारी शिकारी हो। माजी के तनावग्रस्त चेहरे पर आश्चर्य की रेखाएं उभर आई। रूखी आंखें वात्सल्य की नमी से स्निग्ध हो गईं। शांत बेटा शांत। कहाँ है कनखजूरा? तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, जानती हो कि कीड़े खुद डरपोक होते हैं। ऐसे किसी के पीछे दौड़ थोड़े ही भागते हैं। तुम तो ऐसे दौड़ रही हो जैसे कोई हिंसक जानवर तुम्हारे पीछे पड़ा हो। ओह! सुमी ने सुखचाकर अपने पाँव बिस्तर से नीचे लटका लिए। सॉरी मम्मी, मैं नंगे पाँव दौड़ती हुई आई और आपके बिस्तर पर चढ़ गई, लेकिन वो कनखजूरा अभी भी मेरे कमरे में होगा। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया है। अभी चिमटा लेकर मेरे कमरे में चलिए ना और उसे ढूंढ कर वैसे ही बाहर फेंक दीजिए जैसे उस दिन आपने रसोई में से फेंका था। प्लीज़ मम्मी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सुमी के बच्चों की तरह ज़िद्दी आने पर पापा जी के चेहरे पर हमेशा की तरह गहरी सी मुस्कान आ गई। माँ जी उसके जाने के लिए उठ खड़ी हुई और मैं इस दुविधा में कि मुझे उनके साथ सुमी के कमरे में जाना चाहिए या अपने कमरे में। उफ़, दुविधा में रहना मेरा स्वभाव क्यों है। मैं खुद पर गुस्सा आई, फिर उनके पीछे चल दी। 2 घंटे बचे हैं माँ जी के जाने में। इस समय हर हाल में साथ रहना ही दुनियादारी है, बाद में तो सोना ही है। सुमी के कमरे के बाहर पहुंचकर माँ जी ठिठक गई। तू मेरी चप्पल पहन ले बेटा। और आप? मुझे कनखजूरे से डर नहीं लगता, तू जानती है। जाने कौन से सुरखाब के पर लगे हैं इस लड़की में, जो वात्सल्य ऐसा उमड़ा पड़ता है माँ जी का कि उफ़, मुझे क्या पड़ी है। अपनी चप्पल उसे दे या सिर पर बिठाए। 2 विरोधी विचारों ने मेरे मन को मथा और मैं अपने कमरे की ओर मुड़ गई। अस्तित्वहीन सी वहाँ बैठकर भी क्या करना है? क्या मैं जानती नहीं कि यही अस्तित्वहीनता ही माँ जी के घर छोड़कर जाने का कारण है? वाह रे माँ जी, जिसने घर में आने के 2 साल के अंदर ऐसे हालात बना दिए कि आपको अपना एक छत्र राज्य छोड़कर विदा होना पड़ रहा है। जाते जाते उसके कमरे में से कनखजूरा निकालने गई हैं। चिढ़ ने मुझे फिर अतीत के उन सुनहरे पलों में ला पटका। 6 साल पहले मैं ब्याह कर आई। अपने संस्कारों के अनुरूप घर के सारे लोगों के छोटे बड़े काम करके सबके दिल में जगह बनाने में जुट गई। सिर पर पल्लू, भर भर हाथ चूड़ियाँ, रुनु झुनु पायल छनकाती जब मैं सुबह नहा कर लाउन के बीचों बीच लगे तुलसी जी के पौधे में पानी डालने जाती, तो अगल बगल के बंगलों में से झांकती खरे आंटी और बंसल आंटी की ईर्ष्या भरी नजरें कनखियों से देखकर आत्ममुग्ध हो जाती। धीरे धीरे सबको मेरे ऊपर निर्भर रहने की आदत पड़ गई। अपने छोटे छोटे वे काम जो पहले वो खुद कर लिया करते थे, अब उनके लिए मुझे पुकारने लगे। मैं अपने घर को राजश्री प्रोडक्शन का सजा सजाया सेट और खुद को उसकी आदर्श हीरोइन के रूप में देखने लगी थी। तभी मेरा एक नियुक्ति पत्र आया जिसका आवेदन मैंने शादी से पहले किया था। उसे देखते ही पहले तो मैं खुशी से उछल पड़ी, पर दूसरे ही क्षण व्यवहारिकता ने जैसे मेरे पंख लगाकर उड़ने को तैयार खुशियों पर लगाम कस दी। तुम घर के काम की चिंता ना करो, तुम्हारे आने के पहले भी तो होता था ना, वैसे ही फिर चलने लगेगा। सास के सामने मामला आने पर उन्होंने भी पति की सी निर्लिप्तता से कहते हुए बात आगे बढ़ाई थी। लेकिन अच्छे से सोच लो, कल को बच्चे होंगे तो क्या करेंगे? फिर समय को नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ तबादला भी मिल सकता है। ऐसे में क्या करोगी? सारी बातों पर विचार करने के बाद ही कोई कदम उठाना। मैं मायूस मन के साथ धम से बेड पर बैठकर सोचती ही रह गई थी। इसीलिए कहते हैं कि सास सास ही होती है। मेरी समझदारी ने उनकी बातों में परंपरागत सास के चालाक अर्थ ढूंढ निकाले थे। कितनी चालाकी से इस कड़वा सच मधुर शब्दों में लपेटकर मुझे थमा दिया था। वो मुझे इस बात का कोई क्रेडिट देने को भी तैयार ना थी कि मैंने अपनी खुशी से खुद को सुखी परिवार की नींव बना दिया था। ये भी बता दिया था कि अगर मैं जॉब करती हूँ तो मैं उन पर अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेने की जिम्मेदारी ना रखूँ। मुझे नौकरी करने से मना भी कर दिया था और सीधे मना ना करने पर अपने आधुनिक होने का स्वांग भी बचा लिया था। मैंने जॉब छोड़कर अपनी पहचान पाने की अपनी स्वाभाविक आकांक्षा की बलि दे तो दी थी, पर जिस परिवार के लिए मैंने ये किया था उसकी नज़र में अपनी इस महानता का लोहा मनवाने की ख्वाहिश का अंकुर दिल में फूट चुका था। माँ जी के वाक्य जैसे पहले चलता था कि तिलमिलाहट उस अंकुर में खाद पानी डालती जाती और मैं अपने वर्चस्व के लिए अधिक मेहनती होने के साथ अधिक चौकन्नी और नियोजित होती जाती। ज़्यादातर रिश्तेदार अपने शहर में ही रहते थे। मैं सबके यहाँ पड़ने वाले छोटे बड़े कार्यक्रमों में दिलो जान से सब कुछ संभालकर अधिक से अधिक ख्याति अर्जित करने में लग गई।
धीरे धीरे वो दिन आ ही गया जब रिश्तेदार माँ जी के सामने मेरी तारीफ करते और मैं गर्व से फूल जाती। मगर देवर की शादी के साथ वो आंधी आई जिसने आज तक थमने का नाम ही नहीं लिया। हनीमून से वापस आने के दूसरे ही दिन वो ऑफिस के लिए तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर आई, कटे बालों को झटकती, प्लाजो और टी शर्ट में। मैंने आज तक पिताजी के सामने पल्लू सिर से गिरने नहीं दिया था। हालांकि माँ जी ने शादी से पहले होने वाली मुलाकातों में उसी तरह कहा तो मुझसे भी था कि मुझ पर सिर पर पल्लू या साड़ी आदि की कोई पाबंदी नहीं है, मैं जो चाहूँ पहन सकती हूँ। मगर बातों बातों में ये भी बता दिया था कि उन्हें अच्छा तो भारतीय गरिमा की प्रतिमूर्ति बहू का सिर पर पल्लू ढके साड़ी वाला रूप ही अच्छा लगता है। इतनी नासमझ तो ये लगती नहीं थी कि ये ना समझे कि आधुनिकता की बातें सिर्फ दिखावा होती हैं। पढ़े लिखे परिवारों को स्टेटस सिंबल जानबूझकर या अनजान बनकर माँ जी की बातों का खूब फ़ायदा उठाया था उसने। उसे देखकर एक बार पिताजी ठिठक गए। पिताजी खखाड़ते हुए बाहर चले गए, ये सोचकर कि शायद वो भूल से इन्हीं कपड़ों को पहनकर निकल आई है। लेकिन जब उसने आराम से बैठकर टोस्ट उठा लिया तो वो भी धीरे से वापस आकर बैठ गए। थोड़ी देर हम सब एक दूसरे का मुंह ताकते रहे, फिर नाश्ता करने लगे। कुछ भी हो, इसे ऊंच नीच समझाना मेरा भी फ़र्ज है। मैं उसे अपनी महानसा से परिचित कराने के मौके ढूंढने लगी। एक दिन मुझे उसके साथ एकांत मिल ही गया। माँ जी और पिताजी को तुम्हारे स्वच्छंद तौर तरीके और नौकरी करना पसंद नहीं है। सभ्यतावश वो कुछ बोल नहीं पाते, पर उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा। फिर आपको कैसे पता चला? उसने 5 साल के बच्चे की तरह कौतूहल से पलके झपकाते हुए मेरी बातें काट दी। मैंने माँ जी से जॉब के संबंध में हुई बातें शब्दशः बताई तो उल्टे मुझे ही उपदेश पिला दिया उसने। ऑब्वियसली अगर हम कोई नया काम करने से पहले किसी बड़े से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि सारे पहलुओं पर विचार कर लो। मुझे तो नहीं लगता कि इसका मतलब जॉब पसंद ना करना है, लेकिन समाज हमसे एक बहू के अनुरूप गरिमा और बाकी तौर तरीकों की तो अपेक्षा करता ही है ना। माँ जी भी स्पष्ट शब्दों में भले ही ना कहीं, लेकिन मेरी अपना बड़प्पन साबित करने की अभिलाषा को उसने फिर पतंग की तरह काट दिया। ओ दीदी, मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट की वर्कशॉप में सीखा है कि हम खुद खुश रह लें, यही बड़ी बात है। समाज को कोई खुश नहीं रख पाया है आज तक। जिन तियरक अर्थों को समझकर अपना नुकसान होता हो उसे समझे ही क्यों। सुमी नई पीढ़ी की वो बेफिक्र, बेशर्म और आत्मकेंद्रित प्रतिनिधि थी जिसका संस्कारों से कोई लेना देना नहीं था। उसका बात बात पर ननद के साथ ताली ठोक कर ठहाका मार कर हंसना, उसकी वेशभूषा, चलने फिरने, उठने बैठने का ढंग, घर से निकलने और लौटने का अनिश्चित समय कुछ भी नहीं बहू की गरिमा के अनुरूप नहीं था। चोर निगाहों से बड़ों के चेहरों का अटपटापन देखते मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी कि कब सास का आधुनिकता का मुलम्मा तैयार उतरे और कब वो उसे टोके कि एक दिन वो माँ पिताजी को लेकर जबरदस्ती ताश खेलने बैठ गई। उस दिन के बाद से तो उनके चेहरों पर नजर आने वाला अटपटापन भी गायब हो गया। ये लकीर तो बड़ी होती जा रही है। मेरे मन में सुगबुगाते कीड़े को अपने महत्व का कद छोटा होता दिखने लगा और मैं उसके रसोई प्रवेश के दिन की प्रतीक्षा करने लगी। आखिर एक रात ताश के समय माँ जी ने बात छेड़ी। बेटा, कल शादी के 40वें दिन तुम्हारा रसोई प्रवेश होगा। घर की जिम्मेदारियों में केवल सुबह के नाश्ते की मैंने किसी तरह अपने पास रखी है, बाकी सारी सौम्या ने स्वेच्छा से अपने ऊपर ली हुई है। दिन में तो तुम ऑफिस जाती हो, रात की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो तो उसे भी थोड़ा आराम मिले। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, सिर पर जिम्मेदारियां पड़ेंगी, तब पता चलेगा कि लोगों का दिल जीतना पत्ते फेंटने जैसा आसान काम संभव नहीं है। दूसरी शाम रसोई में पहुंचकर देखा कि देवर जी उसके साथ साथ ऐसे टहल रहे थे जैसे कोई सहायक अपने अधिकारी के साथ दौरे पर आया हो। मैंने सभ्यतावश देवर जी को रसोई से जाने को कहा तो उसने मुझे ही अच्छा खासा उपदेश पिला दिया। इन्हें इतना सिर न चढ़ाइए दीदी, अब समय आ गया है कि पुरुष समझे कि पति पत्नी की जिम्मेदारियां साझी होती है। घर के बाकी सदस्य भी औपचारिकतावश वैसे ही मेरे लायक कोई काम पूछने आए जैसे मेरी पहली बार रसोई में आने पर आए थे। मैंने तो कितने शालीन उत्तर दिए थे, पर ये मुस्कुरा कर बोली कि अभी नहीं, डाइनिंग टेबल पर बताऊंगी। और सचमुच टेबल पर वो बड़ी निर्लज्जता से लेटर पेड खोलकर बैठ गई। खाना लगाने, पानी भरने, दूध खौलाने, बर्तन समेटने और सोने से पहले किए जाने वाले घर के सभी छोटे बड़े काम घर के पुरुषों को थमाते हुए इठला कर बोली, आप लोग ये सब काम करिए, मैं सुबह ऑफिस जाने की तैयारी खत्म करके ताश वाले दीवान पर आती हूँ। ननद कृतज्ञ सी बोली, मुझे कोई काम नहीं दिया भाभी। अरे हाँ, तुम्हारे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण काम रखा है।
जिस दिन मुझे ऑफिस में देर तक बैठना पड़ेगा उस दिन मेरी भूमिका निभाने का। अपनी सखी की इतनी सहायता करोगी ना मेरी प्यारी बहना। उसने ननद का हाथ अपने हाथों में लेते हुए ऐसा मेलोड्रामा रचा कि ननद की आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल बोलकर वो उससे लिपट गई। भाई वाह, मान गए इसकी स्मार्टनेस को। सब्जियां काटने और रोटी बनाने का काम तो नौकरानी ही करती है, तो ये क्या करेगी? सिर्फ खड़े होकर सब्जियां, रायता आदि बनाना। सारा दिन घर में रगड़ते रहने की ऊब तो इन्हीं छोटे बड़े नजर ना आने वाले कामों से आती है, जिनमें समय जाता है और एक बंधन बना रहता है। वो सब काम तो इसने बांट दिए। अब मैं क्या करूं? इसकी तरह निर्लज्ज होकर घर के पुरुषों को ये सब काम करते देखूं, या फिर पहले की तरह सब कुछ अपने ऊपर ओढ़ लूं? तभी बुआ जी की इकलौती बेटी की शादी तय हुई। माँ जी परिवार में सबसे बड़ी थी और आज तक घर की सभी शादियों के सभी छोटे बड़े निर्णयों में वही सर्वे सर्वा रही थी। लेकिन इस बार उनके बात शुरू करते ही उनके उत्साह पर बुआ जी ने ब्रेक लगा दिया। सुमी, मैंने सुना है कि आजकल नेट पर हर बात के लेटेस्ट आइडियाज मिल जाते हैं। तुम क्या इस बारे में हमारी मदद करोगे? फिर क्या था, सुमी ने फटाफट नेट टीवी से कनेक्ट किया और दुल्हन के गहनों, कपड़ों से लेकर शादी के हर पहलू पर जो सचित्र विवरण दिखाते हुए ज्ञान बांटना शुरू किया कि एक ही दिन में वो माँ जी के स्थान पर आ विराजे। हमारे घर लौटते समय जो वाक्य अन्य शादियों में माँ जी के लिए बोला जाता था, वो सुमी के लिए बोला जाने लगा। शादी तक अगर सुमी यहाँ के लिए रोज थोड़ा सा समय निकाल ले तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी भी बहू है, कहते हुए माँ जी के चेहरे पर जो हलिश और वाणी में जो अवसाद था उसे मेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता था। शादी निपटने तक अस्तित्वहीनता की ये कचौट माँ जी के चेहरे पर स्थायी रूप से घर बना चुकी थी। तभी घर में रंगाई पुताई होना तय हुआ। उसमें शादी वाली ही कहानी दोहराई गई जो माँ जी के जले पर नमक थी। पिताजी के आग्रह पर सुमी बैठ गई अपने लैपटॉप को टीवी से कनेक्ट करके। फिर तो घर के हर कोने के लेटेस्ट रिनोवेशन और डेकोर के जो धमाकेदार सुझावों का पौलिंदा खुला कि सबने सुमी को इस जिम्मेदारी के लिए निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया। सीढ़ियों के नीचे तहखाने में और ऐसी ही ना जाने कितनी जगहों के सार्थक इस्तेमाल के जो उदाहरण सामने आए, उनसे माँ जी को छोड़कर बाकी सब वो सारा कबाड़ घर से हटाने के लिए एकमत हो गए, जिन्हें आज तक माँ जी की ममता से ही घर में पनाह मिली थी। वो कबाड़ी को देते हुए उनकी आंखों में जो आंसू थे वो घर के बाकी सदस्यों को व्यर्थ का अतीत प्रेम लगा हो, पर केवल मैं उनमें उस कसक की इबारत पढ़ सकती थी जो एक हारे हुए राजा के दिल में अपना साम्राज्य छिन जाने से लिखी जाती है। ननंद अनन्या की शादी में भी सर्वे सर्वा सुमी ही रही और उसके बाद माँ जी ने पिताजी के साथ अपने गांव में अपनी छोटी सी कॉटेज में शिफ्ट होने का फैसला ले लिया। हालांकि कह वो यही रही थी कि जब उनका मन प्रकृति के बीच शांति से जीने का है, पर यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि उनकी मुस्कान के नीचे कौन सा दर्द छिपा है जो उन्हें यहाँ रहने नहीं दे रहा है। कहते हैं कि किसी लकीर को बिना काटे बिना मिटाए छोटा करने का उपाय है उसके सामने बड़ी लकीर खींच देना, और सुमी ने बड़ी चतुराई से यही किया था। मेरी क्या बिसात, उसने तो माजी नामक लकीर को भी सबकी नज़रों में छोटा कर दिया था। उनके मन की टीस को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता था। बहुरिया, काम वाली आंटी की आवाज़ ने मुझे तंद्रा से जगाया तो नज़र घड़ी की ओर गई। उसमें 5 बजे देखकर मैं चौंक पड़ी। माजी पिताजी की ट्रेन का समय तो 3 बजे का था, तो क्या वे मुझे बताए बिना ही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं लपक कर लिविंग रूम में पहुंची तो मुझे देखकर माँ जी बोली, वो पति के चेहरे की चमक ने पहले ही बता दिया था। बेटा, आखिर सुमी ने मुझे गांव ना जाने के लिए मना ही लिया। बड़ी जिद्दी लड़की है, मगर है बहुत मायूस। आज तो उसने बचपने की हद ही कर दी। मैं उसके कमरे में कन खजूरे के पीछे भागती रही और वो मेरा आंचल पकड़े मेरे पीछे। आखिर कीड़ा तो चला गया, पर वो लगी मुझसे लिपट कर रोने कि अगर आप चली गई तो मेरा क्या होगा। तभी घंटी बजी। बेटा, आज शाम के नाश्ते में मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया है, वही आया होगा, मैं लेता हूँ। तब तक तुम ध्रुव और सुमी के उनको कमरे में से बुला लाओ, पिताजी बोले। सुमी के कमरे में जाते हुए मेरे मन में तूफान चलने लगा था। ये लड़की तो अपने अलावा किसी के बारे में सोचती ही नहीं, इसे इस नए मेलोड्रामा की क्या जरूरत पड़ गई। तभी देवर जी की आवाज़ सुनकर मेरे कदम दरवाजे पर ही बंद से गए। यकीन नहीं होता कि जो हम सब मिलकर नहीं समझा पाए, वो आज तो उस कनखजूरे को सैल्यूट करने का जी चाहता है जिसने मम्मी पापा को हमसे जुदा होने से बचा लिया। ओके, ये लो, कर लो सैल्यूट, कहते हुए सुमी ने अपनी मुट्ठी खोल दी। देवर जी चौंक कर उछल पड़े और मेरी भी चीख निकलते निकलते बची।
रोबोटिक्स इंजीनियर हूँ जनाब। कैसा लगा मेरा नया इन्वेंशन? खुशी से हक्का बक्का देवर जी के मुंह से मेरे ही प्रश्न की प्रतिध्वनि निकली। मगर ये आइडिया और इतना अच्छा अभिनय कहाँ से आया? ध्रुव, बचपन में मैं दादाजी और पापा शाम को टहलने निकलते थे। मैं भीड़ भरी सड़क पर चलते समय पापा का हाथ छुड़ाने के लिए बहुत मचलती। एक दिन दादाजी ने मेरा हाथ उनके हाथ से ले लिया और कहा कि बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा हाथ न छोड़ना, नहीं तो मैं खो या गिर जाऊंगा। उस दिन मैंने दादाजी का हाथ जो कसकर थामा तो कोई प्रलोभन उसे छुड़ा न सका। मुझे लगा कि आज माँ जी को भी एक ऐसे ही हाथ की ज़रूरत है जो उनके अस्तित्व का, बड़प्पन का एहसास उन्हें वापस दे दे। और अभिनय की तो ज़रूरत ही कहाँ थी। ये डर तो मन में था ही कि कहीं मम्मी पापा को खो न दें। उसका अंतिम वाक्य सुनकर मैं ठगी सी रह गई। माँ जी पिताजी के लिए ये प्यार तो आज तक मेरे मन में भी नहीं पनपा कि उनको खोने के डर से दुखी हूँ। खुद को माँ जी से छोटा साबित करके ये लकीर आज मेरी नज़रों में भी सबसे बड़ी हो गई थी। लेकिन मुझे चिढ़ महसूस नहीं हो रही थी। मैं उसके बड़प्पन का राज समझ गई थी। मैंने प्यार जताया था, उसने निभाया था। मैंने दिखाया था, उसने किया था। मैंने दिखावा किया, मुझे दिखावा मिला। उसने प्यार किया तो उसे प्यार मिला। खुद को महान साबित करने की होड़ में किए गए व्यर्थ के त्याग किसी को बड़ा नहीं बनाते। उसे बड़ा बनाता है प्यार। और प्यार तो वो जंगली पौधा है जो सहजता की मिट्टी में ही पनपता है। इसे तो केवल अपनेपन की गुनगुनी धूप और संवेदना की थोड़ी सी नमी चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर एक कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।